इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के एवोल्यूशन की 1950 से लेके 1990 तक। तो इंडियन इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुई, कैसे उसकी ग्रोथ हुई और क्या गवर्नमेंट पॉलिसी थी। सबसे पहले तो 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, आईपीआर। तो ये एक डॉक्यूमेंट था इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए कि कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में होगा। 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया, जो कि एक प्लानिंग बॉडी थी। ये प्लान्स फॉर्मुलेट करता था, जो 5 ईयर प्लान्स थे। 1952 में एक और बॉडी आई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें ये फर्क था प्लानिंग कमीशन से कि एनडीसी में जो स्टेट से उनकी भी भागीदारी थी, तो चीफ मिनिस्टर्स भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का पार्ट थे। तो ये दोनों ही बॉडीज प्राइम मिनिस्टर हेड करते थे और एनडीसी प्लानिंग कमीशन से ऊपर थी। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एपेक्स बॉडी थी। ये दोनों बॉडीज का मकसद था कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जरिए भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ आ सके, हम इकोनॉमिकली अच्छे हो सके। 1956 में एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन और आया। तो ये सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था। इसमें भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट था जो सरकार ने फॉरवर्ड किया। 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स क्या थे? 5 सालों के लिए एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग होती थी कि अगले 5 साल में हमने इतना एक्सपेंडिचर करना है बजटिंग से, और ये चीजों पे एक्सपेंडिचर करना है ताकि बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके। तो इसका जो आइडिया था, ये यूएसएसआर स्टालिन से आया था। तो सोवियत यूनियन में जब स्टालिन लीडर थे, उन्होंने 1920s में 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस किए थे। इंडिया में हमने फॉलो किया मिक्स्ड इकोनॉमी को, मतलब कि पब्लिक सेक्टर भी था और प्राइवेट सेक्टर भी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाता है और पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमीज में, जैसे यूएसएसआर था। लेकिन हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को एज अ मॉडल अपनाया। जो 5 ईयर प्लान्स थे, उनसे रिलेटेड एक जो फेमस पर्सनैलिटी थे, वो थे महालनोबिस, जिन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान में अच्छा इनपुट दिया था। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता को एस्टेब्लिश किया और एक जर्नल चलाया, संख्या। इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो महालनोबिस मॉडल ने सेकेंड 5 ईयर प्लान को इन्फ्लुएंस किया। तो उनकी देन थी, जिसमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था? प्रोडक्टिविटी लो थी। हम इंपोर्ट करते थे फूड, खासकर यूएस से वीट आता था। लैंड ओनरशिप में इनइक्वालिटी थी, रिच और पुअर फार्मर्स में काफी फर्क था। बहुत सारे लैंडलेस लेबरर्स थे गांव में, या लैंडलेस फार्मर्स थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सिचुएशन थी, ये कॉलोनियल रूल की देन थी। तो भारत सरकार ने क्या किया 1950s में, 60s में, 70s में? उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स शुरू किए कि हमने लैंड ओनरशिप में कुछ रिफॉर्म्स करने हैं, जैसे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड पार्सल्स। अगर किसी की 1 एकड़ जमीन एक पार्ट में है और दूसरा 1 एकड़ की जमीन कुछ फासले पर है, तो उसको इकट्ठा करने का काम किया, लैंड पार्सल्स को कंसोलिडेट किया। क्योंकि जब डिवीजन होती थी जमीन की, तो अलग अलग जगह डिवीजन हो जाती थी, फर्दर सन्स को मिल जाती थी। अगर 3 सन्स हैं किसी के, तो तीनों ही बेटों को जमीन बट गई, उनके फर्दर डिवीजन होगी। तो इस वजह से कई बार लैंड पार्सल्स दूर दूर होते थे। और लैंड सीलिंग, ये रिफॉर्म भी लेके आई सरकार, स्टेट सरकारों के साथ मिलके, कि इतने एकड़ से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं होनी चाहिए। इससे क्या हुआ? लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो सरप्लस जमीन गरीबों को दी गई, तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम चला। तो इससे रिलेटेड भूदान और ग्राम दान मूवमेंट्स थे, जिसमें जिसके पास ज्यादा लैंड थी, वो अपनी भू मतलब कि जमीन वो दान कर देते थे पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। तो जो भी पुअरर सेक्शन, वीकर सेक्शंस थे, उनको जमीनें मिल जाती थी। इससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप काफी कम हो गया, जहां पे भी ये अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो पाई। बहुत सारी जगहों पर लैंड रिफॉर्म्स फेल हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, उन्होंने डिवाइड कर ली लैंड फैमिली मेंबर्स के बीच में, एक बंदे के पास नहीं रखी। तो इस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स के साथ भी धोखा हुआ आम लोगों की तरफ से। फर्दर सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, स्पेशली 1960s में। तो हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स, HYV सीड्स थी, इरिगेशन, तो
इन सारी टेक्निक्स को लेके ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करने की कोशिश की सरकार ने, ताकि इंडिया फूड सफिशिएंट हो सके। और ये व्हीट एंड राइस पे फोकस था इनिशियली 1960s में। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को काफी बेनिफिट हुआ। पर सेकेंड फेज 1970s और 80s में ज्यादा स्टेट्स कवर हुई और ज्यादा क्रॉप्स पर फोकस था, तो व्हीट एंड राइस के अलावा भी बाकी क्रॉप्स पर फोकस किया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर में सफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी देश के लिए, इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिकली। और ग्रीन रेवोल्यूशन में जो स्टेट है उसने एक्टिव रोल प्ले किया कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें भी एडवांटेज मिले ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन के डिसएडवांटेज क्या थे? तो पहला तो इनकम डिस्पैरिटी के बिटवीन स्टेट्स, जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, उनके पास ज्यादा अमाउंट में पैसा आ गया, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन वहां पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाए। और बाकी स्टेट्स के जो किसान थे, तो क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी थी, उसका असर स्टेट की इकोनॉमीज पे पड़ा, तो स्टेट्स के बीच में गैप आ गया। और स्मॉल और बिग फार्मर्स में भी गैप आया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो क्रॉप्स थे वो सेल करके बिग फार्मर्स को काफी फायदा हुआ। स्मॉल फार्मर्स इतना फायदा नहीं उठा सके, क्योंकि जो सीड्स वगैरह थी या इरिगेशन की रिक्वायरमेंट थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसमें इनपुट कॉस्ट उठाने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं था। और फिर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी एक ड्रॉबैक था ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसी का। जैसे डीडीटी वगैरह स्प्रेज की गई, तो पेस्टिसाइड से उन्होंने एनवायरमेंट को काफी डिग्रेड किया, हमारी जमीन को बंजर बनाया और उसकी काफी बुरी हालत हुई। अगली वीडियो में हम इंडस्ट्री की चर्चा करेंगे 1950s टू 90s के बीच में।